हाय स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के कुछ अन्य प्रकार के बारे में। तो पिछले वीडियो में हमने 6 प्रकार के बारे में बताया था। तो आज के वीडियो में हम उससे आगे बताएंगे। तो उसमें सबसे पहली अभिक्रिया है, आज बताएंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो इसका नाम ही है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है निकालने वाली या मुक्त करने वाली। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है या जिसे जो पूर्ण होने के पश्चात ऊष्मा मुक्त करती है, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो इस अभिक्रिया का हम एग्जाम्पल जान लेते हैं और ये भी बता देंगे कि कैसे पहचान पाएंगे कि ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो इसका सबसे पहला एग्जाम्पल है अमोनिया का बनना। तो जब भी अमोनिया बनता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के संयोग से अमोनिया बनता है और अमोनिया बनने के बाद ऊर्जा मुक्त होती है। तो देख लेते हैं कैसे होता है ये। तो देख लेंगे कि यहाँ N2 नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों के संयोग से अमोनिया बन रहा है, लेकिन ये रिएक्शन संतुलित नहीं है। तो इसको पहले हम संतुलित कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ 2 नाइट्रोजन है लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में भी कितना होना चाहिए, 2। तो हम राइट साइड में 2 से क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। अब फिर यहाँ नाइट्रोजन दोनों में क्या हो गया, संतुलित हो गया दोनों पक्षों में। लेकिन हाइड्रोजन देखेंगे तो राइट साइड में 6 हाइड्रोजन है और लेफ्ट साइड में 2 हाइड्रोजन है। तो लेफ्ट वाले साइड में हमको 3 से क्या करना पड़ेगा, गुणा। तो ये हो जाएगा N2 प्लस 3H2। तो इसको अगर हम संतुलित समीकरण लिखें तो हो जाएगा N2 प्लस 3H2 विदाउट 2NH3। और इसके साथ में प्लस, और ये 92 किलो जूल ऊर्जा भी मुक्त होती है। प्लस लिखा होगा 92 किलो जूल और ये होगा एनर्जी या ऊर्जा। मतलब कुल मिलाकर यही जान लेंगे हम कि अगर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो उत्पाद होगा, प्रोडक्ट, यानी कि जो तीर के बाद बताए हैं कि जो तीर लगा होता है वो बराबर उसको समझेंगे। तो तीर के बाद वाला राइट साइड होगा, तीर के पहले वाला लेफ्ट साइड होगा। तीर के जो पहले है उसे अभिकारक कहते हैं और जो तीर के बाद है वो उत्पाद होता है जो बनता है। तो अगर उत्पाद के साइड में प्लस का चिन्ह लगा होगा तो उसमें क्षैतिज अभिक्रिया होगी, और अगर अभिकारक की तरफ प्लस का चिन्ह लगा होगा तो उसमें शोषी अभिक्रिया होगी। तो इसका उल्टा होगा उसमें शोषी अभिक्रिया। तो जब भी ऊर्जा प्लस में इधर होगा तीर के बाद तो ये होगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। एक तरीके से और पहचानेंगे कि ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है कि ऊष्माशोषी। ये अगर यहाँ प्लस 92 किलो जूल है तो इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, N2 प्लस 3H2 माइनस 92 किलो जूल विदाउट 2NH3। अगर कोई रिएक्शन इस टाइप में लिखा है तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्यों? क्योंकि यहाँ माइनस 92 किलो जूल है, तो राइट साइड में ले जाएंगे तो कितना होगा, प्लस 92 किलो जूल। तो इस तरीके से ये भी क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। यहाँ माइनस का चिन्ह उधर ले जाएंगे तो प्लस होगा। तो उम्मीद करते हैं कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया समझ में आया होगा। तो इसके बाद जान लेते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो इसका सेम उल्टा होगा ऊष्माशोषी अभिक्रिया में। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया मतलब ऐसी अभिक्रियाएं, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो इसमें हम जान लेते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा। तो इसमें हमारे पास एक एग्जाम्पल है नाइट्रोजन ऑक्साइड का, तो और एक एग्जाम्पल है कार्बन सल्फाइड का। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से नाइट्रोजन ऑक्साइड बनता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड मतलब NO, ये बन जाएगा NO। लेकिन यहाँ 2 नाइट्रोजन, यहाँ 2 ऑक्सीजन, तो यहाँ 2NO होगा। यहाँ हम यहाँ जगह छोड़े हैं तो ये इस प्लेस पर क्या होगा, ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। मतलब यहाँ लिखा जाएगा प्लस ऊर्जा। कई कई किताबों में ये भी बताया जाएगा कितनी किलो जूल ऊर्जा है।
या जूल ऊर्जा है, लेकिन हम डायरेक्टली वहाँ लिख दिए हैं कि प्लस ऊर्जा। तो अगर जो प्लस ऊर्जा है ये तीर के बाईं तरफ लिखी होगी, यहाँ पर इस साइड में, ये अभिकारक, अभिकारक में अगर प्लस ऊर्जा लिखा होगा तो उसमें शोषी अपक्रिया होती है, और अगर उत्पाद में प्लस ऊर्जा लिखा है तो उसमें क्षेपी अपक्रिया होती है। एक तरीके से और इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं N2 प्लस O2 गिव्स आउट 2NO। NO मतलब नाइट्रोजन ऑक्साइड, और ये यहाँ पर प्लस ऊर्जा है तो इधर जाएगा माइनस ऊर्जा हो जाएगा। तो अगर माइनस ऊर्जा लिखा होगा तो इसका मतलब हम तुरंत समझ जाएंगे कि एक अच्छी अपक्रिया उसमें शोषी अपक्रिया। तो उम्मीद करते हैं कि दोनों समझ में आया होगा। इसके बाद हम जान लेते हैं कि मंद अपक्रियाएं क्या होती हैं। मंद अपक्रिया में मतलब इसका नाम ही है मंद अपक्रियाएं। तो मंद का मतलब होता है धीमी, मतलब ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं जिन्हें पूर्ण होने में बहुत समय लगता है, या जिन्हें पूर्ण होने में काफी समय लगता है, यही कहेंगे। तो इसमें क्या आता है कि जैसे लोहे में जंग का लगना। तो लोहे में जंग कैसे लगता है, हमको पता है कि जब लोहे को नमी और ऑक्सीजन के संपर्क में रख दिया जाता है तो उसके परत पर एक देखे होंगे भूरे रंग की परत जम जाती है, उसी को हम कहते हैं जंग लगना। तो इसके बारे में डिटेल से संक्षारण में बताएंगे। तो इस प्रक्रिया में काफ़ी टाइम लगता है, यानी कि महीनों, हफ्तों या सालों लग जाते हैं जंग लगने में। तो ये अपक्रिया कौन सी अपक्रिया होगी, मंद अपक्रिया है। तो इसमें हम सबसे पहले लिख सकते हैं लोहे का जंग लगना। लोहे में जंग लगना ये हो जाएगा Fe प्लस O2 प्लस H2O, जिप्स आउट हो जाएगा Fe2O3 इंटू H2O, जंग। तो क्या होगा कि जंग का यही रासायनिक सूत्र, अगर कोई पूछेगा कि जो लोहे में जंग लगता है तो उसका रासायनिक सूत्र क्या है, तो Fe2O3 इंटू H2O। तो ये जो भूरे रंग की परत जम जाती है उसका सूत्र है। तो इसको याद कर लेंगे इस तरीके से। और मंद अपक्रिया ये क्यों है, जो कि इसको पूर्ण होने में काफी समय लगता है। तो आप जान लेते हैं कि तीव्र अपक्रियाएं क्या होती हैं। इसका उल्टा होगा। तो तीव्र अपक्रियाएं क्या होती हैं कि ऐसी अपक्रियाएं जो बहुत तेजी से संपन्न हो जाती हैं या बहुत कम टाइम में पूर्ण हो जाती हैं, बहुत कम समय लगता है उनको पूर्ण होने में। तो इसमें हम जान लेते हैं कि इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं। मतलब ये अपक्रियाएं तुरंत जैसे ही हम अभिकर्मकों को मिलाते हैं तुरंत ही ये संपन्न हो जाती हैं। तो इसको समझ लेते हैं। इसमें आता है कि जैसे NaOH और HCl, इस एग्जाम्पल को हम पहले भी बताए हैं। जैसे इसमें क्या है कि NaOH क्षार है, HCl क्या है, अम्ल है। प्रबल क्षार है NaOH और HCl प्रबल अम्ल है। तो जब इन दोनों की क्रिया होती है तो तुरंत की तुरंत ये क्रिया संपन्न हो जाती है, मतलब इसमें कुछ टाइम नहीं लगता। जैसे ही ये सोडियम हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया कराते हैं तो तुरंत NaCl प्लस H2O नमक और जल बन जाता है, तुरंत का तुरंत बन जाता है। इसको होने में टाइम नहीं लगता। तो इस प्रकार की अपक्रिया को हम तीव्र अपक्रिया कहते हैं। तो इसके बाद दो प्रकार की और अपक्रियाएं हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके बारे में जरूर समझ लें, क्योंकि इससे हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो है ऑक्सीकरण अपक्रियाएं और अपचयन अपक्रियाएं। तो इसके बाद हम जान लेते हैं कि ऑक्सीकरण अपक्रियाएं क्या होती हैं और अपचयन अपक्रियाएं क्या होती हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ऑक्सीकरण अपक्रियाएं क्या होती हैं। तो इसको जान लेते हैं ऑक्सीकरण या उपचयन। तो इसमें क्या होता है कि ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं होती हैं जिनके अभिकारकों में ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन निकलता है।
मतलब कि ऑक्सीजन का जोड़ना ही ऑक्सीकरण है, उसको कहते हैं उपचयन। उपचयन, ध्यान देंगे, जो उपचयन होता है उसे ऑक्सीकरण कहते हैं और जो अपचयन होता है उसे अनऑक्सीकरण कहते हैं। तो उपचयन और अपचयन में फर्क है। तो ऑक्सीकरण अपक्रियाएं क्या ऐसी अपक्रियाएं होती हैं जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है, हाइड्रोजन निकलता है। इसको एग्जाम्पल से हम जान लेते हैं। तो जैसे इसमें पहला एग्जाम्पल है कॉपर और ऑक्सीजन का। जब कॉपर का ऑक्सीजन से रिएक्शन होता है तो कॉपर ऑक्साइड का निर्माण होता है, और इस अपक्रिया में क्या होता है कि ऑक्सीजन जुड़ जाता है। देख रहे हैं यहाँ कॉपर और यहाँ कॉपर ऑक्साइड, तो इसका मतलब यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है, अभिकर्मकों में ऑक्सीजन जुड़ता है, तो उसे ऑक्सीकरण अपक्रिया कहते हैं। और ये रिएक्शन संतुलित नहीं है तो इसको संतुलित कर लेंगे। यहाँ दो ऑक्सीजन है, यहाँ एक ही है, तो यहाँ हम दो से गुणा कर लेंगे। दो ऑक्सीजन दो कॉपर हुआ, इधर एक कॉपर है तो इधर दो से गुणा कर लेंगे। 2Cu + O2 गिव्स आउट 2Cu। ये है ऑक्सीकरण अपक्रिया। तो मतलब ऑक्सीजन का जोड़ना, ऑक्सीकरण, ऑक्सी का मतलब होता है ऑक्सीजन का योग होना। अब इसका जान लेते हैं अपचयन अपक्रिया क्या, इसका सेम उल्टा। अपचयन या अनाक्सीकरण अपक्रिया, इनका नाम है अपचयन या हम कह सकते हैं अनाक्सीकरण अपक्रियाएं। तो इस प्रकार की रासायनिक अपक्रियाओं में क्या होता है कि ऑक्सीजन निकलता है, हाइड्रोजन जुड़ता है, मतलब उल्टा होता है कि ऑक्सीकरण अपक्रिया में क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है, हाइड्रोजन निकलता है, तो इसमें हाइड्रोजन जुड़ेगा, ऑक्सीजन निकलेगा। तो इसमें हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं आसानी से। तो इसमें एग्जाम्पल है कि कॉपर ऑक्साइड का हाइड्रोजन, कॉपर ऑक्साइड CuO + H2। इस अपक्रिया को हम पूर्ण करते हैं तो ये हो जाएगा Cu + H2O। तो ये हो जाएगा कॉपर प्लस जल। तो इसमें हम यहाँ देख रहे हैं कि ये कॉपर ऑक्साइड है, यहाँ कॉपर है, एक तरफ कॉपर ऑक्साइड है और दूसरी तरफ कॉपर है। इसका अंदर यहाँ कॉपर के साथ ऑक्सीजन यहाँ से निकल गया, ऑक्सीजन की कमी हो गई, और इसमें क्या हो गया कि ऑक्सीजन जुड़ गया। तो इसको हम दोबारा बताते हैं, अभी समझाएंगे रेडॉक्स अपक्रिया में। ये एक ऐसी अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रहा है, ये दोनों का रिएक्शन एक ही में है। अभी समझाते हैं। ऑक्सीकरण अपक्रिया को अंग्रेजी में कहते हैं रिडक्शन, सॉरी, ऑक्सीकरण अपक्रिया को अंग्रेजी में कहते हैं ऑक्सीडेशन, और अपचयन अपक्रिया को कहते हैं रिडक्शन। इसको याद कर लेंगे कि जो ऑक्सीकरण होता है इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन, और जो अपचयन होता है इसको कहते हैं रिडक्शन। अब इसके बारे में हम समझाएंगे। तो इसमें क्या हो रहा है कि कॉपर में ऑक्सीजन की कमी हो रही, तो यहाँ हम तुरंत यहाँ लिख लेंगे, इसको बाद में समझते हैं। तो इसको लिख लेंगे कि अपचयन है, मतलब जब ऑक्सीजन निकले तो अपचयन है और ऑक्सीजन जुड़े तो ऑक्सीकरण अपक्रिया है। तो बहुत ही आसानी इसको समझना। और इसके बाद हम जान लेते हैं रेडॉक्स अपक्रिया। तो इसको समझ लेते हैं कि रेडॉक्स अपक्रियाएं क्या होती हैं। ऑक्सीकरण अपक्रिया को ऑक्सीडेशन कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और अपचयन अपक्रिया को रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। तो ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होता है, मतलब ऑक्सीकरण की भी एक अपक्रिया, ऑक्सीकरण अपक्रिया भी होती है, अपचयन अपक्रिया भी होती है, तो उसे रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। और रेडॉक्स उसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि वो ऑक्सीकरण से, ऑक्सीकरण को अंग्रेजी में कहते हैं रिडक्शन,
सॉरी ऑक्सीडेशन और उसके बाद अपचयन को रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन से ऑक्स को काटा गया है, रिडक्शन यानी कि रेड। तो रेडॉक्स मतलब उपचयन अपचयन अपक्रिया कहते हैं इसे। हिंदी में इसका नाम है उपचयन अपचयन अपक्रिया। तो इसमें हम समझ लेते हैं एग्जाम्पल। तो इसमें एग्जाम्पल है कि CuO प्लस H2 मिक्स आउट हो जाएगा Cu प्लस H2O। इसमें हम देख रहे हैं यहाँ कापर और हाइड्रोजन। यहाँ ध्यान से देखेंगे, कापर ऑक्साइड से कॉपर हो गया, इसका मतलब ऑक्सीजन की कमी हो गई। और हाइड्रोजन में H2 है तो यहाँ H2O हो गया, तो इसका मतलब ऑक्सीजन जुड़ा है। तो ये हाइड्रोजन के साथ यहाँ ऑक्सीकरण हो रहा है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो इसलिए ये कौन सी अपक्रिया है, रेडॉक्स अपक्रिया है। इतना कुछ जानने के बाद अब हम जान लेते हैं कि श्वसन ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है क्यों। क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो क्या करते हैं, हमारे बॉडी में पहले से ही ग्लूकोज मौजूद होता है। ग्लूकोज ही है जो कि हमको चलाए रखने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। हमारे अंदर ऑटोमेटिकली ऊर्जा जो होती है वो ग्लूकोज से होती है। और क्या करते हैं हम कि सांस की प्रक्रिया में हम ऑक्सीजन को अंदर खींचते हैं। तो जो ग्लूकोज होता है हमारे अंदर बॉडी के अंदर, वो ग्लूकोज ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है। तो देखते हैं, और उसके बाद जब रिएक्शन करता है तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। और फिर उसके साथ साथ जब हम सांस को छोड़ते हैं तो हमारे सांसों के साथ कुछ ऊर्जा मुक्त होती है। तो यही वजह है कि जब सांस हम छोड़ते हैं तो गर्म निकलती है। सांस के गर्म निकलने का कारण यही है कि सांस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो हम मुक्त करते हैं उसके साथ साथ ऊर्जा भी निकलती है। और ऊर्जा क्यों निकलती है, क्योंकि ग्लूकोज जलता है। ग्लूकोज मतलब ऊर्जा खत्म होती है, सांस लेने में भी ऊर्जा लगती है, बिना ऊर्जा के सांस नहीं लिया जाता। तो इस रिएक्शन को हम ध्यान से देखेंगे। तो ये है ग्लूकोज, इसको हम स्ट्रक्चर पहले लिख देते हैं, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। और फिर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। मतलब कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन की जब क्रिया होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल मिलता है हमको। तो ग्लूकोज का हम सूत्र लिखते हैं तो C6H12O6 होता है। ऑक्सीजन का O2 होता है। अब इसको ध्यान से समझेंगे पहले। तो जब भी कार्बन और ऑक्सीजन हो या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो जल जरूर बनता है। और जब भी कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्शन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो यहाँ कार्बन ऑक्सीजन का रिएक्शन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी और प्लस जल भी बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस रिएक्शन को संतुलित कर लेंगे। तो यहाँ 6 कार्बन है, यहाँ कितना कार्बन, 1 कार्बन है। तो इधर भी कितना होना चाहिए, राइट साइड भी 6। तो 6 से हम क्या कर देंगे, गुणा। तो क्या संतुलित हो गया, कार्बन संतुलित हो गया। कितना कार्बन है, 6 इधर भी है 6 इधर भी है, 6C। और इसके बाद हाइड्रोजन देख लेते हैं, बाएं साइड में कितना, 12 हाइड्रोजन है। और इस साइड कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। तो मतलब उस साइड भी कितना होना चाहिए, राइट साइड में भी, उत्पाद में भी कितना हाइड्रोजन होना चाहिए, 12। तो हम यहाँ 6 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। यहाँ हम 6 से गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा 6CO2 प्लस 6H2O। अब देखते हैं ऑक्सीजन संतुलित हुआ कि नहीं। यहाँ कितना ऑक्सीजन हुआ, 6 दूनी 12, 6 12 6 18। और यहाँ ऑक्सीजन देख लेंगे, 2 यहाँ है और 6, 2 8 है। तो यहाँ हम क्या कर दें, 6 से गुणा कर देते हैं। 6 से गुणा कर दिए तो ये क्या हो गया, 6 ऑक्सीजन यहाँ, 6 दूनी 12 ऑक्सीजन, 12 6 18। और इस साइड में 6 दूनी 12 6 18। तो दोनों साइड 18 18 ऑक्सीजन कंप्लीट है। तो मतलब कि ऑक्सीजन दोनों तरफ संतुलित है। और एक बार फिर से समझ लेते हैं। और इसके साथ में ऊर्जा निकलती है तो लिख देंगे प्लस ऊर्जा।
तो ऊर्जा निकलती है, जानते हैं कि जब हम सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ ऊर्जा भी, ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा ही ऊर्जा है। तो आपसे अगर कोई क्वेश्चन करेगा कि श्वसन कैसी अपक्रिया, ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया क्यों है, क्योंकि श्वसन के पश्चात हम ऊष्मा को मुक्त करते हैं, इसलिए श्वसन ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया, ऊष्मा मुक्त करने वाली अपक्रिया है। और इसके बाद हम जान लेते हैं कि संक्षारण क्या होता है। तो संक्षारण मतलब होता है कि जंग लगना। तो क्या कहेंगे कि जब लोहे निकिल और ऐसे 2-3 तत्व हैं, तो खासकर हम लोहे को लेते हैं, लोहा है, कापर है, चांदी है, इस टाइप के तत्व। तो उसमें क्या होती है, जंग लग जाता है। और कापर में हरे रंग की परत जम जाती है और चांदी में भी काले रंग की परत जम जाती है जंग लगने पर, और लोहे में भूरे रंग की। तो क्या कहेंगे कि जब लोहे, कापर या चांदी को वायु या नमी के संपर्क में रखा जाता है या वायु में खुला छोड़ दिया जाता है, तो उसकी सतह पर अगर लोहा है तो भूरे रंग की परत, चांदी है तो काले रंग की परत, और तांबा है तो हरे रंग की परत जम जाती है, जिससे उस धातु का क्षरण होने लगता है। इस क्रिया को ही संक्षारण कहते हैं। तो इसको फिर से समझते हैं कि मतलब लोहा, चांदी और तांबे को जब भी वायु में नमी के साथ खुला छोड़ दिया जाता है तो इनकी सतह पर एक परत जम जाती है, जिससे कि इनका क्षरण होने लगता है। क्षरण मतलब खात्मा या नष्ट होने लगता है, ये धातुएं नष्ट होने लगती हैं। और यही जो क्रिया है, यही प्रक्रिया इसे कहते हैं संक्षारण। तो ये प्रक्रिया क्या है, संक्षारण। तो उम्मीद करते हैं कि संक्षारण समझ में आया होगा। इसके बारे में अभी हम इसके पहले बता चुके हैं कि जंग कैसे लगता है। और जंग का रासायनिक सूत्र होता है Fe2O3 और Fe2O3 × H2O, अभी बता चुके हैं, जो भूरे रंग की परत जम जाती है उसका। और इसके बाद है विकृत गंधिता। तो विकृत गंधिता क्या है? विकृत का मतलब होता है अपने मूल रूप से हट जाना, गंधिता मतलब गंध में। तो क्या होता है कि जैसे जो खाद्य पदार्थ होते हैं जिनको हम खाते हैं, तो उन पदार्थों को जब कुछ दिन तक वायु में खुला छोड़ दिया जाता है तो उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन आ जाता है, उनके स्वाद और गंध में बदलाव आ जाता है। और यही जो स्वाद और गंध में बदलाव है, इसी को कहते हैं विकृत गंधिता। तो अगर कोई पूछेगा विकृत गंधिता क्या है, तो बताएंगे कि जब हम खाद्य पदार्थों को वायु के संपर्क में रख देते हैं तो उनका ऑक्सीकरण होने लगता है, जिसके कारण उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है, बदलाव आ जाता है। और इसी घटना को ही विकृत गंधिता कहते हैं। और देखे होंगे कि इसका उदाहरण ये है कि चिप्स की जो थैलियाँ होती हैं, जो बाजार में चिप्स मिलता है, तो उसको उसमें गैस भर देते हैं, नाइट्रोजन गैस भर देते हैं या अक्रिय गैस भर देते हैं, ताकि उसका ऑक्सीकरण ना हो। ऑक्सीकरण होने पर खाद्य पदार्थ, जैसे ही उनका ऑक्सीकरण होगा तो उनका वे खाद्य पदार्थ नष्ट होने लगते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि विकृत गंधिता समझ में आया होगा। तो अगर विकृत गंधिता से बचना है तो हम क्या करेंगे कि जो खाद्य पदार्थ है उसको ऑक्सीकरण होने से बचाएंगे, उसको वायु और नमी से बचाएंगे, तो उसका ऑक्सीकरण नहीं होगा। तो इसके अलावा जंग से बचने का उपाय जो संक्षारण है, संक्षारण मतलब जंग लगना। तो जंग लगने से बचने के लिए कई प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं। जैसे लोहा है तो उसको हम पेंट कर देते हैं, इसके अलावा उस पर मोबिल आयल लगा देते हैं, ग्रीस लगा देते हैं, तेल लगा देते हैं, और उसका यसद लेपन करते हैं। मतलब यसद लेपन मतलब उस पर किसी धातु की परत चढ़ा देते हैं। जैसे स्टील का बर्तन जो होता है उसमें धातु की परत चढ़ाई गई होती है, जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है ताकि उसका संक्षारण ना हो। तो इस तरीके से संक्षारण से बचा जा सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आया है तो लाइक ज़रूर करें।